आज भी मिश्रा जी के घर से झगड़े की आवाज आ रही है। और किस वजह से? वैसे तो झगड़े की कोई खास वजह होती नहीं, ऐसे ही प्रियंका के ऊपर घर पे हर कोई चिढ़ता रहता है। और मिश्रा जी की पत्नी चिल्ला चिल्ला कर प्रियंका को ये एहसास दिलाती रहती है कि वो गरीब है, सुंदर नहीं है, सांवली है, वगैरह वगैरह वगैरह। इतनी बदसूरत बहू मेरे ही नसीब में लिखा था। ये बोलती है तेरी बहू थोड़ी काली है, वो बोलती है तेरी बहू का नाक नक्शा कुछ ठीक नहीं है। कोई कोई तो ये भी बोल देते हैं कि कहाँ से उठा लाई हो इतनी बदसूरत बहू। हाँ मम्मी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब हमारी कोई इज्जत ही नहीं बची सोसाइटी में। सब हमें देखते ही कानाफूसी शुरू कर देते हैं। इट्स टू इरिटेटिंग मॉम। ये हमारे घर आने से पहले मर क्यों नहीं गई? काली नागिन बनके मेरे ही बेटे के गले में फंस गई है। क्या क्या सपना नहीं देखा था बेटे की शादी को लेकर, सब मिट्टी में मिल गया। मम्मी जी, इसमें मेरी क्या गलती है? आपको तो सब कुछ पता है, फिर भी आप मुझ पे क्यों सारा दोष दे रहे हैं? मैं तो आपके घर पे यूं ही चलते नहीं आ गई, खुद बहू बना के लाए हैं मुझे, फिर क्यों इतना सुनाती रहती है रोज रोज? प्रियंका, जब हम लोग तुम्हें कुछ बोलते हैं तो चुपचाप सुन लिया करो। बहुओं को मुंह उठा के बोलने का कोई हक नहीं है इस घर में। डांटने के बहाने ही सही, आप मुझे बहू तो मानते हैं, इतना ही काफी है मेरे लिए पापा जी। बहू बोलती ना ससुर जी का उल्टा सुल्टा, बदतमीज कहीं की। प्रियंका की शक्ल उसके ससुराल में किसी को भी पसंद नहीं है, फिर भी उसे बहू बना के लाया गया है। आखिर क्यों? प्रियंका, प्रियंका, जल्दी आओ। हाँ मयंक, बोलो क्या हुआ? मेरी ब्लू टाई कहाँ पर है? वहीं कहीं होगा कपबोर्ड में, और कहाँ जाएगा? आप तो मुझे आपके बेडरूम के अंदर घुसने ही नहीं देते हैं, फिर मुझे कैसे पता चलेगा आपकी टाई कहाँ है? बाहर सोसाइटी में दिखाने के लिए तुम्हें मेरे जैसा हैंडसम पति मिल गया है। इतना बहुत ज्यादा है तुम जैसी बदसूरत के लिए, नहीं तो तुम्हारी इस शक्ल को देख के कोई भिखारी भी भाग जाता। अब जाओ यहाँ से, अपनी गंदी शक्ल दिखा के मेरा दिन मत खराब करो। अरे बाप रे, प्रियंका के पतिदेव मयंक तो उनके घर वालों से भी ज्यादा खतरनाक निकले। ससुराल में कोई कितना भी कुछ बोल दे, एक लड़की सब बर्दाश्त कर लेती है, पर जब उसका पति उसको पत्नी का दर्जा, वो प्यार, वो सम्मान ना दे और बात बात पे नीचा दिखाने लगे, तो लड़की अंदर से कब की मर जाती है। बस एक जिंदा लाश बनकर इस उम्मीद से रहती है कि एक दिन शायद सब ठीक हो जाए। एक दिन आप सबको जरूर एहसास होगा कि सुंदरता सब कुछ नहीं होती है, और मैं इन लोगों को ये एहसास दिला के ही रहूंगी। चाहे जितना भी जुल्म कर लो मेरे ऊपर, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। आखिर मुझे इस घर में बहू बना कर लाया गया है, मैं भाग के तो नहीं आ गई हूँ। प्रियंका अपने रूम में दुखी होकर बैठी थी और उसे वही सारी पुरानी बातें याद आने लगी। उस दिन पूरा ओमकारपुर जगमगा रहा था। खाना पीना, नाच गाना, किसी भी चीज में कोई कमी नहीं थी। हर कोई खुशी से झूम रहा था। आखिर जमींदार राघव राज की इकलौती बेटी पायल की शादी जो थी। बारात पहुंचने वाली होगी, वेडिंग प्लानर को बोलो जाकर स्वागत के लिए फूल माला और गुलाबों का जल्द ही बंदोबस्त करे। हाँ हाँ मालिक, सब तैयार है, आप परेशान मत होइए। कैसे ना हूँ परेशान, आखिर मेरी इकलौती बेटी, मेरा दिल का टुकड़ा पायल की शादी जो हो रही है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए शादी में। जमींदार जी दिल खोल के अपनी बेटी की शादी में खर्चा कर रहे थे। बारात भी गली में पहुंच चुकी थी। फिर उनकी पत्नी भागते हुए पास आई और कान में कुछ बोल दी। तभी जमींदार जी हड़बड़ा के महल में अपनी बेटी के कमरे में चले गए। जमींदार जी और उनकी पत्नी दोनों परेशान लग रहे हैं। हाँ, लगता है कुछ गड़बड़ है, नहीं तो भागते हुए अंदर क्यों चले जाते। जमींदार जी ऊपर अपनी बेटी के रूम में गए। बेटी तो वहाँ पे थी नहीं, पर उनकी नजर पड़ी वहाँ पे रखा हुआ एक खत पे। पापा, मैं आपके चुने हुए लड़के से शादी नहीं कर सकती। मैं पराग
आपको मैंने बहुत बार बोला कि मैं पराग के अलावा और किससे भी शादी नहीं करूंगी, पर आप जबरदस्ती मेरी शादी करवाने जा रहे हैं, इसीलिए मुझे घर से भागना पड़ा। मुझे माफ कर देना पापा। चिट्ठी पढ़ के जमींदार जी के होश उड़ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि आगे क्या करना है। नाच गाने की आवाज सुनकर लगता है जैसे बारात भी चौखट तक पहुंच चुकी है। स्वागत करने समधी समधन नहीं है। ये देखकर दूल्हे का परिवार भी गुस्से में आ गया है। माफ करना मिश्रा जी, हम आपके स्वागत में रह नहीं पाए। बहुत बड़ी गलती कर दिया आपने। एक ही बेटा है हमारा, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। हम ऐसी बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। मिश्रा जी तो बहुत गुस्से में थे और अब जमींदार जी उन्हें बेटी भाग जाने की बात बताने के बाद मानो उनका गुस्सा जैसे 10 गुना ज्यादा बढ़ गया। फिर मिश्रा जी चिल्लाते हुए बोले, हमें यहाँ पे अपमान देने बुलाए हैं? कैसा परिवार है आपका? छी, खुद को जमींदार कहते हुए आपको शर्म नहीं आती? अब हम क्या करें? बेटे को ऐसे ही लेकर वापस चले जाएं? ना ना ना, ऐसा हरगिज ना होगा। आप लोगों को सब सच सच बताने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अब आप ही बोलिए, मैं क्या करूं? आपके रिश्तेदार में कोई लड़की है तो उसे बुला के लाइए। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा बेटा बिना दुल्हन लिए यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। अब जमींदार जी कहाँ से लड़की लाते भला? जिस किससे भी पूछे सबने एक एक करके मना कर दिया। आखिर ऐसे हाल में कोई किसी को अपनी बेटी क्यों देना चाहेगा भला? फिर जमींदार जी की नजर पायल की बचपन की एक सहेली पे पड़ी। बेटी, मैं जानता हूँ तुम पायल की बहुत अच्छी सहेली हो। आज इस दूल्हे से शादी करके हमारा मान रख लो बेटी। जमींदार जी, मैं? हाँ बेटी, मना मत करो। मैं जानता हूँ तुम्हारे पिताजी को कैंसर है, मैं उनका इलाज करवाऊंगा। बेटी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बात मान लो। पिताजी के कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए जमींदार जी पैसे देंगे। बस इतनी सी बात सुनते ही प्रियंका इस शादी के लिए तैयार हो गई। पर जमींदार जी, वो लोग मुझे जानते नहीं हैं, कभी देखे भी नहीं है, फिर ये शादी? उनको कोई आपत्ति नहीं है कि तुम कौन हो। बहुत अच्छा परिवार है बेटी, और उन्हें बस एक बहू चाहिए। तुम रानी बनकर रहोगी उनके घर में। तुम्हारा भाग्य खुल गया है बेटी। रानी रानी का तो पता नहीं, पर शादी के बाद बस एक अच्छा परिवार मिल जाएगा, इस उम्मीद से प्रियंका शादी के मंडप में पायल की जगह बैठ गई। घर की इज्जत बचाने के लिए उस वक्त मिश्रा जी और उनका परिवार प्रियंका की शक्ल पसंद ना होने के बावजूद भी इस शादी का विरोध नहीं किए थे। पर शादी के अगले दिन से ही प्रियंका को ये ठीक तरह से समझ आ गया था कि उसे कितना अच्छा ससुराल मिला है। मैं हार नहीं मानने वाली, चाहे जो भी हो जाए। एक दिन इन सबको अपनी गलती जरूर समझ आएगी। प्रियंका, प्रियंका, यहाँ पे बैठे बैठे टाइम पास कर रही है। इसके आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें।